हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है कॉर क्लासेस चैनल में। हमने लास्ट वीडियो जो अपलोड करी थी BCHCT 135 कोर्स कोड के असाइनमेंट जो है 2022 के जो असाइनमेंट्स है उसे सॉल्व करना स्टार्ट किया था। पिछली दो वीडियोस जिसमें पार्ट 1 एंड 2 हमने अपलोड कर रखा है, जिसमें 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे पार्ट ए के। अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, जिसमें फर्स्ट पार्ट पूछा गया है आयनिक मोबिलिटी को डिफाइन करें और इसका रिलेशन ट्रांसफरेंस नंबर के साथ क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दे दें आयनिक मोबिलिटी की। उसके बाद ट्रांसफरेंस नंबर की डेफिनेशन देते हुए आपको ये बताना है कि जो ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ कैटायन है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक मोबिलिटी ऑफ दैट कैटायन। ठीक है, और एनाइन के लिए भी सिमिलरली ऐसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल रिएक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल रिएक्शन दिया गया है। फर्स्ट पार्ट आपको पूछा गया कैथोड और एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो बतानी है। दूसरा, आपके बुक में 7th चैप्टर में टेबल 7.1 है, उनमें से जो पोटेंशियल्स की वैल्यू है, सेल पोटेंशियल की वैल्यूज, उनको यूज करते हुए EMF फाइंड आउट करनी है। और EMF फाइंड करने के बाद आपको उसकी वैल्यू को देखने के बाद ये बताना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो कैथोड पे क्या देखिए, कैथोड पे ऑक्सीडेशन दिखानी है। यहाँ पे देखिए जो कॉपर है, कॉपर इज बिकमिंग कॉपर 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं 2, तभी इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आया है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करें हैं तो इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जो कि एनोड पे होता है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज है जो कि रिड्यूस हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है जो कि कैथोड पे होती है। तो यहाँ पे कैथोड और एनोड की रिएक्शन खत्म हो गई है। उसके बाद EMF फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करते हैं, E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड की वैल्यू टेबल से लेनी है, एनोड की वैल्यू भी, मतलब कि कॉपर एंड सिल्वर के लिए। तो सिंपली प्लस माइनस करके जो भी आंसर आ रहा है वो निकालना है। आंसर को चेक करें, यहाँ पे जो EMF की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्योंकि सेल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब रिएक्शन इज रिटन एज स्पॉन्टेनियस। इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल एंड इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में डिफरेंस बताना है। अगर कंसंट्रेशन सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोलिटिक जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो कैथोड मटेरियल यूज करते हैं बोथ ऑफ कैथोड, उनकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट रहती है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन जो सेल होता है उसमें दोनों इलेक्ट्रोड में जो भी मटेरियल है, इलेक्ट्रोड मटेरियल है, वो सेम रहता है, वो डिफरेंस नहीं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो यहाँ पे एक मेन जो डिफरेंस है इन दोनों के केस में। अगला क्वेश्चन है बी पार्ट। वो बी पार्ट बिल्कुल 8th का जो बी पार्ट है वो आई थिंक क्वेश्चन में रिपीट हो गया है, तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। 10th क्वेश्चन A part is calculate time for which a current, यहाँ पे करंट 0.65 एम्पियर दिया गया है और पास थ्रू मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड टू गेट 5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो यहाँ पे वेट ऑफ मैग्नीशियम, यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे दिया गया है इसका मॉलिक्यूलर मास। अभी देखते हैं क्वेश्चन, हमें टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम फाइंड आउट करने के लिए क्योंकि करंट भी दिया गया है तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है Q इज इक्वल्स टू IT। लेकिन यहाँ पे T फाइंड करना है, I हमारे पास है लेकिन Q चार्ज हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले हमें वही फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू फैराडे नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले फाइंड आउट करने, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करें, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। डिवाइड करने के बाद ये आपके पास वैल्यू आती है, यहीं पे आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है नंबर ऑफ मोल्स इनटू फैराडे नंबर। जो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आता है वो ये है। उसके बाद Q इज इक्वल्स टू IT, फॉर्मूला जस्ट अप्लाई करना है Q बाय I, क्योंकि T हमें फाइंड करना है। जो भी आंसर आएगा उससे सेकेंड में हमारा आंसर पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इसका बी पार्ट, ड्रॉ लेबल्ड स्कीमेटिक ग्राफ ऑफ कंडक्टोमेटिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेटिक टाइट्रेशन, लेकिन यहाँ पे वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। तो वीक एसिड एग्जांपल ले लेंगे एसिटिक एसिड की, स्ट्रॉन्ग बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड की ले लेंगे। तो एक्वस सोल्यूशन में जो कि वीक एसिड, हम फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड ले रहे हैं,
इसकी जो कंडक्टेंस होगी वो किसकी वजह से होगी, जो इसकी डिसोसिएशन होती है एसीटेट आयन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की वजह से। तो इन दोनों की वजह से कंडक्टेंस राइज करती है। क्योंकि एसिड वीक है तो ये पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होता है, कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी जो जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की वो कम होगी, एसीटेट आयन की भी हाइड्रोजन आयन की भी। तो इसका मतलब ओवरऑल जो इन दोनों की कंडक्टेंस वैल्यू भी लो रहेंगी। तो दोनों को अगर कंपाइल किया जाए तो ओवरऑल कंडक्टेंस भी लो हो जाएगी। अब हम कोई बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे जैसे ड्रॉप हम डालते जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, क्या होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की एडिशन की वजह से हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो जो एसिटिक एसिड में प्रेजेंट हैं वो OH के साथ, इसके OH के साथ कंबाइन कर जाएंगे। मतलब देखिए सोल्यूशन में हमारे पास क्लास में एसिटिक एसिड है और वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे जो एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन आयन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंबाइन करके वाटर बना देगा। विद द एडिशन ऑफ मोर एंड मोर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे जैसे एडिशन होती जाएगी यही प्रोसेस होता जाएगा और कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन विल कंटिन्यू टू इंक्रीज ग्रेजुअली। तो धीरे धीरे कंडक्टेंस भी बढ़ती जाएगी। वैसे तो एसिटिक एसिड की कम है लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड के एडिशन की वजह से कंडक्टेंस इंक्रीज करनी शुरू कर जाती है ग्रेजुअली। वो तब तक इंक्रीज करती रहेगी जब तक हमारे पास इक्विवेलेंस पॉइंट ना आ जाए। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब कोई भी एसिटिक एसिड का अनडिसोसिएट पार्ट ना बचे, जब तक वो जो है वाटर का फॉर्मेशन होता रहेगा। एक सोल्यूशन उस टाइम पे, इस कंडीशन पे, उस स्टेज पे पहुंच जाएगा जब सोडियम आयन और एसीटेट आयन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी। देन उस टाइम as the hydroxide ion have quite high mobility, the increase in conductance now will be much faster। और उस पॉइंट पे जो पॉइंट आ जाएगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट। अब इसके रिगार्डिंग जो ग्राफ है, ग्राफ आपके सामने वो स्क्रीन पे शो हो रहा है, वो ग्राफ आपको जरूर बनाना है, उसको ही एक्सप्लेन यहाँ पे इस आंसर में किया गया है। तो एक क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट जो रह गया था, यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने थे। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यहाँ पे टोटल 4 थे, 1 2 3 4, लेकिन जो अमाउंट्स हैं इन दोनों के इक्वल माने जाते हैं तो इट इज़ काउंटेड एज 1। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे, 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2। ये आंसर हमने सॉल्व नहीं किया था पिछली वीडियो में, तो इसका आंसर भी नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हमने इस असाइनमेंट का पार्ट ए सॉल्व कर लिए है 10 क्वेश्चन। अगला पार्ट जो पार्ट बी है वो भी स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में और जल्द ही इस असाइनमेंट को ख़त्म कर देंगे और अगली वीडियो में हम पार्ट बी को लेकर आएंगे, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक आप ये इन तीनों वीडियोस को पार्ट 1 2 3 आपको प्लेलिस्ट में चेक करें। बीएससी जर्नल स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट 2022 लिख के प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें आप ये चेक कर सकते हैं सारी वीडियोस। और तब तक आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को नोट करिए। तब तक हम अगली वीडियो आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे और तब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। और बाकी वीडियोस अगर आपको कोई भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं कमेंट। और देखते रहिए चैनल कोर क्लासेस। थैंक यू।